बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमीर मोहतरम इजाज शाह रबिया जंजुआ, अब होगा सच का सामना के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है सहाफ़त और उसके तकाज़े, और इसके हवाले से हमारे साथ जो पैनल होगा आज के दिन, उसमें मिर्ज़ा रोहेल बेग जर्मनी से सहाफ़ी हैं, कानूनदान हैं, कालम नगार हैं। सैयद आमर जलाली एडिटर और पब्लिशर हैं रोज़नामा हमारे आज अखबार, और साउथ जोन पाकिस्तान के यंग जर्नलिस्ट ऑफ इंटरनेशनल के चेयरमैन भी हैं, और इसके साथ कालम नगार भी हैं, और 25 साल सहाफ़ी कैरियर रखते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जर्मनी से ही अरसलान असगर कियानी साहब होंगे। नौजवान एंकर पर्सन हैं, कानूनदान हैं और सहाफ़त से भी तल्लुक़ रखते हैं। राजा महताब अशरफ नायब सदर हैं, ये पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, और आज़ाद कश्मीर से इनका तल्लुक़ है। तो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और सहाफ़त और इसके तकाज़ों के हवाले से बात करेंगे। थोड़ा सा हम बात को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हम करेंगे सहाफ़त के हवाले से। मैं आपके सामने रखना चाहूँ कि आजकल के दौर में हर इंसान जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल के बारे में आगाही हासिल करना चाहता है, और वो दुनिया में होने वाली तब्दीलियों के बारे में जानना चाहता है, और बदलते हुए हालात और बदलती हुई दुनिया में अपना मकाम, अपनी अहमियत और ज़रूरत का अंदाज़ा लगाना चाहता है। और ये सारा कुछ, ये मालूमात, ये आगाही जो है वो मीडिया के ज़रिए से ही मिलती है, और सहाफ़त ही हम सब के तजस्सुस को पूरा करती है। और आज के दौर में अगर हम देखा जाए तो ये सहाफ़त जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम हो गई है: प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया। और एक जो साफ़ी होने के लिहाज से जो उस पर जिम्मेदारी होती है, ये साफ़ी जो है माशरे की ज़ुबान होता है। साफ़ी अपने कलम के ज़रिए से माशरे के मसाइल को मंजर आम पे लाता है, लोगों की तर्जमानी करता है। और इसका ये काम जो है साफ़ी का इतना आसान और सहल नहीं है। बाज़ औक़ात उसे सारे काम के नतीजे में उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। और क्योंकि सहाफ़ी जो है वो माशरे के करप्ट, बेईमान और ब्लैकमेलर के जो काले करतूत हैं उससे भी पर्दा उठाने की सही और जद्दोजहद करता है। और वो लोग जो माशरे के लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं, मिलावट और गैर मेयारी अशिया बनाने वाले जो लोग हैं, लोगों को मुख्तलिफ हथकंडों से जो लूटने की कोशिश करते हैं, उनको भी वो अवाम का खैरख्वाह बनकर, अवाम की आवाज़ बनकर उनके चेहरों से भी नकाब को उतारता है। तो इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में देखेंगे ये सारा कुछ, साफ़ियों के इश्यूज़ क्या हैं, सहाफ़त है क्या, और इसके तकाज़े क्या हैं, पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त किस तरह की हो रही है। इस सारे के हवाले से हम बात करेंगे। और मैं चलता हूँ अपने मेहमानों की जानब, उनको वेलकम भी कहूँगा, और उनको अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आप हज़रात से ये ज़रूर गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को अपने पेज पे शेयर भी करें, और साथ अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें सवालात भेजें। हम इंशाल्लाह ज़रूर अपने आपको दौरान गुफ्तगू अपने सवालात, आपके सवालात हम एड्रेस करेंगे। जी, ओवर टू राबिया जंजुआ, आप थोड़ा सा तारफ़ करवा लें और आगे बढ़ाएं जी प्रोग्राम। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब होगा सच का सामना के प्लेटफॉर्म से राबिया जंजुआ और इजाज शाहिद का प्यार भरा सलाम, और इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे देखने और सुनने वाले हमेशा की तरह बहुत ही प्यारा और खूबसूरत अंदाज में जिस तरह आप फीडबैक हमें देते हैं, हम दोनों को आप उसी तरह देते रहे और हमारी हौसला अफजाई करते रहे। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारा, जैसे इजाज साहब ने जो है वो अपने पैनल का तारुफ भी करवा दिया है कि सहाफत के हवाले से आज सहाफत और इसके तकाजे जो हैं, जैसे सहाफत आजकल जो है वो हो रही है, सहाफत क्या है, हकीकत में सहाफत किस तरह करनी चाहिए और सहाफत के लिए क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, एक सहाफी को अपनी ड्यूटी कैसे निभानी चाहिए, एक सहाफी को सहाफत के लिए क्या क्या फ़राइज़ उसके होते हैं, ये सारी चीजें आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ जो पैनल है उसका तारुफ तो हो चुका है,
मैं वेलकम कहूंगी अपने तमाम मेहमानों को। इस्लाम जंजुआ कहोटा से हैं, इजाज साहब ने जो जर्नी कह दी है माजरत के साथ, वो कहोटा से, इस्लामाबाद के शहर कहोटा हमारा शहर है, वहां से हैं ये जवान। ये बहुत ही मंजे हुए इस वक्त कहोटा में जो है, अगर देखा जाए तो साफ जो है वो इनके अपना चैनल साफ न्यूज जो है वो ब्यूरो चीफ उसके ये लिखते भी हैं, कॉलम भी लिखते हैं, ये अपना ये चैनल भी है इनका जाती भी है। इनके बावजूद जो है वो इससे वाबस्ता रहे हैं, और इन्होंने खुद भी अभी ताजी ताजी जो है वो इसमें डिग्री भी ली है जर्नलिज्म में। तो मैं इस वजह से इस मंजे हुए नौजवान को लेना चाह रही थी कि ताकि इससे भी मैं पूछ सकूं कि हकीकत में जर्नलिज्म क्या है। और हमारे जो बहुत ही प्यारे काबिल एहतराम हमारे भाई रोहेल असगर साहब 92 से हैं, और इन्होंने कॉलम भी लिखे हैं, और कॉलम लिख के और उन्होंने एक किताब की सूरत में उसको किताबचे की सूरत में एक दिया है, एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत नाम जिसकी हर जगह पे पहचान है। इनका जो है वो जो लोग इनको जानते हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत मंजे हुए हमारे जो सहाफी हैं जर्नी से। और बाकी जो है वो जो इस्लामाबाद से 25-30 साल से जो आज के न्यूज के जो हमारे हैं बैठे हुए हैं भाई, जैसे हमारा तारुफ पहले भी हुआ है, भाई ने करवाया है, वो मंजे हुए हमने इस वजह से ये सारे रखे हैं पैनल, इस वजह से इनको यहाँ लाया है कि ताकि इनसे हम सही हकीकत में पूछ सकें कि हकीकत में जर्नलिज्म क्या है। और आजाद कश्मीर से हमारे भाई हैं, तो आज हम अपने सबसे पहले जो है वो आगाज करूंगी, मैं जाऊंगी सबसे पहले रोहेल असगर साहब की तरफ जर्नी से, जो 92 से वाबस्ता है, और वो काफी अरसे से जो है वो रिपोर्टिंग का बड़ा जबरदस्त अंजाम दे रहे हैं, मस्बत तरीके से अपने पाकिस्तान को उजागर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी रोहित असगर साहब आपसे कि मुझे बताएं कि आपके दौरान सहाफत में आपको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और आपको क्या क्या रास्ते में आपको रुकावटें आई। आप थोड़ा सा हमारे धीरे देखने और सुनने वाले नाजरीन को बताइएगा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आपके नाजरीन को और जितने भी पैनल में मौजूद हैं मेरी तरफ से सलाम अर्ज़ है। मैं थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूँगा, मेरा नाम मिर्ज़ा रोहेल बेग है। मैं थोड़ा सा अपना इन शॉर्ट तारुफ करवा देता हूँ। मैं 92 चैनल को यहाँ से डील करता हूँ जर्मनी से, और इसके अलावा जर्मनी से ही गुज़श्ता 5-7 साल से मैं डेली खबरें के लिए कॉलम लिख रहा हूँ। और वो जो कॉलम थे मेरे वो मोस्टली जर्मनी के निज़ाम के हवाले से थे, जर्मनी का एनर्जी सिस्टम, जर्मनी का जो वाटर सिस्टम है, जर्मनी का रेलवे का निज़ाम कैसा है, या जर्मनी के जो दूसरे टैक्स कल्चर आप कह सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट सारे इश्यूज थे जिनको मैंने रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखे और उनको एक किताबी शक्ल दी और उसको कॉलम कहानी के नाम से शाया किया। ये मेरा थोड़ा सा तारुफ था। और जहाँ तक आज का टॉपिक है, मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक जो है वो चूज़ किया है। मेरे ख्याल से ये किसी भी जो सहाफ़त से वाबस्ता लोग हैं उनके हवाले से अगर बात की जाए तो जैनवन सहाफ़त कर रहे हैं, ये भी मद्देनज़र रखने वाली चीज़ है। जो लोग जैनवन सहाफ़त कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने जैसे फरमाया कि क्या क्या मुश्किलात आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरे ख्याल से सहाफ़ी की जो ज़िंदगी है, जो मैं क्योंकि प्रैक्टिकल भी करता हूँ, प्रिंट मीडिया से भी रिलेटेड हूँ, डिजिटल मीडिया से भी रिलेटेड हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो हमें यहाँ पे रहते हुए ख़ास तौर पे क्योंकि मैं यूरोप में करता हूँ, यूरोप में और तरह के मसाइल हैं। पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में और तरह के मसाइल दरपेश हैं। ये मेरे ख्याल से जिस तरह पहले था कि पहले प्रिंट मीडिया था, अब प्रिंट मीडिया से जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ सारा ट्रेंड चला गया है। तो अगर यहाँ की बात करें तो ऐसा मैं बताऊं कि यहाँ तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसे खास मसले मसाइल या कुछ इस तरह की चीज़ें दरपेश नहीं आती जिस तरह की हम पाकिस्तान में हालात देखते हैं, कि जिस तरह वर्कर्स के जिस तरह हालात हैं या जिस तरह की पाबंदियां हैं। हाँ, मैं एक चीज़ जरूर अर्ज करना चाहूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, कि मैं जब पहले कॉलम लिखता था डेली खबरें में, तो बड़ा एक मशहूर पाकिस्तान का अखबार है, तो उस तरह की मुझे सेंसरशिप का जो है वो सामना नहीं करना पड़ता था। मगर गुज़श्ता चंद अरसे से मैंने फील किया है कि मुझे वो पहले वाली आज़ादी मुझे हासिल नहीं है जिस तरह मैं पहले लिखता था। इसका मतलब ये है कि आपको सेंसरशिप का आप शिकार हैं, पहले की तरह आप आज़ाद नहीं है। तो मैं अपना ज़ाती तौर पे इस तरह का एक्सपीरियंस बयान कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जब रिपोर्टिंग की मैं बात करता हूँ तो रिपोर्टिंग के हवाले से भी मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे जर्मनी का जो
इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें हैं उनको हाईलाइट किया जाए जिससे कुछ सीखा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से मुझे ऐसा कोई ऐसा ख़ास यहाँ पे जर्मनी में रहते हुए मुश्किलात दरपेश नहीं आई और ना मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है। हाँ, पाकिस्तानी मीडिया में इस हवाले से बड़ी सारी मुश्किलात हैं, इलेक्ट्रॉनिक के हवाले से भी तनख्वाहों के मामला कह लें या दूसरे मामला आप उसको कह सकती हैं। तो मेरे ख्याल से तकाबिल नहीं किया जा सकता इस चीज़ को पाकिस्तान और यहाँ के मुकाबले में। ओके, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँ साहब, जिस तरह आपने बहुत प्यारा अच्छा अपना किताब छोटा सा करवाया है, तो बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इस्लाम कियानी की तरफ चलती हूँ। और इस्लाम कियानी, आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि आपने नया इस वक्त जो है वो कदम जो रखा है, एक बहुत ही अच्छे जबरदस्त अंदाज से आपने इसको सीख के आपने इस तरफ जर्नलिज्म में आप आए हैं। आपका होटा हमारी की एक पहचान है, क्योंकि आपने एक स्पेशल एक डिग्री ली है, डिग्री लेके आपने इसमें कदम रखा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंसान जो है वो कुछ करके जब उस फील्ड में आता है तो उसकी एक पहचान होती है। तो आप मुझे बताइएगा कि जिस तरह आपने सुना है हमारे रोहेल असगर बेग जो है, उन्होंने जो बात की है जर्नी से, जिस तरह उन्होंने बयान किया है अपनी सहाफत के सिलसिले में, आप भी मुझे यही बताइएगा कि आप कहोटा में हैं, उस जगह पे हैं जहां पाकिस्तान जो है वो एक किस्म का गढ़ है, उस करप्शन का गढ़ बना हुआ है, हर तरफ जो है वो जुल्म ज्यादती हो रही है। तो आप क्या देखते हैं कि कहोटा शहर में आपको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं जब आप करते हैं? कभी आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज बंद कर दी जाती हैं, कभी आपकी फेसबुक को बंद कर दिया जाता है जब आपको बात करते हैं सबकी। तो आपको क्या क्या मुश्किलात आई, आप थोड़ा सा अपना मेरे देखने और सुनने वाले नाजरीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने पूरे पैनल को सलाम अर्ज करूंगा, और उससे बढ़कर मेरी बहन यहाँ पर राबिया जंजुआ साहिबा, जिनका ताल्लुक भी कहोटा से है और होस्ट भी है, इसी के साथ साथ शेख साहब, और अब होगा सच का सामना, पूरी टीम ये जो करती है और माशाल्लाह पूरी दुनिया में एक मुस्बत पैगाम देती है। ये मौजूद जो है इंतहाई अहमियत का हामिल मैं समझता हूँ, क्योंकि ये हमारा पैशन है, जर्नलिज्म क्या है, सहाफत क्या है, और सहाफत के तकाजे के मुतालिक जो क्वेश्चन राबिया जंजुआ साहबा ने पूछे उसको भी मैं आगे लेकर चलूंगा। इसके साथ साथ मिर्जा साहब की बातें इंतहाई खूबसूरत थी, एक एक्सपीरियंस रखने वाली शख्सियात है, और आप सबसे मैं सीखूंगा भी माशाल्लाह। तो सहाफत के तकाजे में इधर जाने से कबल हमारे उमर फारूक निजामी साहब एक शायर हैं, उनके अशआर लिखे हुए हैं सहाफी के हवाले से, सहाफत के हवाले से, तो वो मैं पेश करूंगा, फिर अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा कि मेरी दुनिया भी सहाफत, मेरा मान सहाफत है। मेरी दुनिया भी सहाफत, मेरा मान सहाफत है, मेरी मंजर भी सहाफत, मेरा अरमान सहाफत है। कोई वक्त का हाकिम मेरी तहरीर का पूछे, उसे कह दो कि उसका तो ईमान सहाफत है। ये सहाफत के तकाजे जो हैं, ये सहाफत के तकाजे होने चाहिए। क्या खूबसूरत उन्होंने अक्कासी की है। और आज का जो सवाल है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि हम पाकिस्तान हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें बोलने का हक देता है, आज़ादी इस बात की देता है कि आप बोलें जो चाहें, ये फ्रीडम है हमारे लिए। तो उसको बरकरार लाते हुए जर्नलिज्म एक ऐसा पेशा है कि इस पेशे से मुंसलिक रहे कि यकीनन जब आप नेक नीयत विद गुड इंटेंशन आप काम करते हैं, मजलूम की आवाज जालिम के सामने डट जाते हैं, तो ये पेशे के साथ वफादारी का सबूत होता है। बेसिकली इसके तकाजे ये हैं कि कोई भी पेशा हो, मैं सिर्फ जर्नलिज्म की यहाँ पर बात नहीं करूंगा, कोई भी पेशा हो दुनिया में, तो वो एथिक्स मांगता है, इखलाकियात मांगता है, वफादारी मांगता है। जब आप उसके साथ वफा करके उस पेशे की अदायगी को यकीनी बनाते हैं, तो यकीन जानिए कि आप अल्लाह की बारगाह में भी सुरखरू होंगे और यहाँ पर भी सुरखरू होंगे। बाकी जो आपने मेरा तारुफ भी करवाया था, मैंने सहाफत की है, मैस कम्युनिकेशन किया, मास्टर्स किया 2020 में किया था। इसके साथ साथ एडवोकेट भी हूँ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। सहाफत एक जुनून था, एक शौक था। वालिद साहब के मेरे उस्ताद भी हैं, उन्हीं से सीखा। और अपनी जो कहोटा तहसील है, ना सिर्फ कहोटा पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये आलम इस्लाम का फख्र है, और पूरी दुनिया में ये एटमी तहसील मानी जाती है। और लोग आज भी दुश्मन इसका नाम सुन के खौफजदा होते हैं। तो यहाँ पर मसाइल लातादाद हैं। अगर हम मसाइल की बात करें तो ये आज बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। तो हम यहाँ पर आए, वालिद के मिशन को मैं आगे लेके चला। सहाफत में डिग्री की शौक था, उनका शौक था वकालत की जाए, तो वकालत में भी कॉलम्स भी मैं लिखता हूँ। अपने इलाके के मसाइल जो हैं उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं। डिफिकल्टीज, बेसिकली सहाफत जो नाम है वो है ही डिफिकल्टीज का नाम। आप जब सहाफत करते हैं तो मुश्किलात लाजमी आएंगी। अगर आप मुश्किलात ना आए तो ये आप समझ लें कि आप ईमानदार
صحافی نہیں ہیں. اپنے پروفیشن کے ساتھ آپ اس وہ محبت وہ عشق نہیں کرتے. جب آپ اپنے پیشے کے ساتھ محبت کر کے چلیں گے اور آپ کی نیت یہ ہوگی کہ خدا کی رضا کے لیے میں اور مظلوم کا سہارا بننے کے لیے اس کا ساتھ دینے کے لیے یہاں پر آیا ہوں, تو یقین جانیں کہ آپ اس کے تقاضے بھی پورے کریں گے. اور جو مقاصد ہیں اس دنیا میں, اگر آپ صحافی ہیں تو ایک اہم ستون تصور کیا جاتا ہے. تو اس میں رہتے ہوئے آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں کہ اس کو بروئکار لاتے ہوئے آپ تمام مسائل کے حل کے لیے کوشش کریں. جس طرح آپ بیرون ممالک تمام احباب موجود ہیں, وہاں پر آپ سیٹلڈ بھی ہیں, اس کے باوجود آپ محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. وہ کیا ایک شوق ہے, صحافت ہے. وہاں پر رہتے ہوئے آپ پوری دنیا میں اپنے اپنے علاقوں کے لیے اور بالخصوص پاکستانیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. تو صحافت یہی ہوتی ہے. اور کسی بھی جمہوری ملک کا جو صحافت اہم کردار ادا کرتی ہے, جس طرح پاکستان ہے, کوئی بھی جمہوری سوسائٹی ہے, اور اس معاشرے میں اگر ہم بات کریں جہاں پر صحافت کے تقاضے ہیں, وہاں پہ صحافی کے تقاضے کیا ہیں, اس پر بھی ہم اگر زور دیں کہ جو صحافی ہیں, جو حقیقی ہیں, جو اسٹریٹ جرنلزم نہیں کرتے, کیونکہ آج کل ہر پیشے میں جس طرح سے کالی بھیڑیں ہیں, جس طرح کہتے ہیں کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے, ایسی سچویشن اس معاشرے اس پیشے میں آ گئی ہے. تو جو لوگ وفادار ہیں, وتھ گڈ انٹینشن اپنا کام کرتے ہیں, اور ان کا ایک جذبہ ہوتا ہے, ایک جستجو ہوتی ہے, ایک جنون ہوتا ہے, وہ بھی ڈسارٹ ہو جاتے ہیں اس کا صرف اور صرف کیونکہ ایسے لوگ اس پیشے میں منسلک ہو گئے ہیں کہ اس پورے پیشے کو انہوں نے بدنام کر کے رکھا ہے. تو صحافی کے تقاضے کیا ہیں اس پر بھی زور دینے چاہیے, اور جی صحافت کے بالکل تقاضے کیا ہیں. بالکل بالکل, ہم ادھر آئیں گے ارسلان. صحافی کے تقاضے کے آپ نے جو بہت زبردست انداز میں اس کا موقف بیان کیا ہے, تو ہم احمد جلالی کی طرف چلتے ہیں. بہت ہمارے انتہائی قابل احترام احمد جلالی صاحب, یہ اسلام آباد میں, اور یہ آج نیوز تھے, اور ان کے جو ہے وہ بہت بڑا یہ نام ہے ان کا اسلام آباد پنڈی پورے پاکستان میں, کیونکہ یہ 25-30 سال سے اس سے وابستہ ہیں. تو میں ان کی طرف چلتی ہوں اور میں ان سے پوچھتی ہوں, ایز اے جو وہ کام کر رہے ہیں 25-30 سال سے, یہ بہت بڑی ایک ان کی اپنی زندگی کا ایک حصہ ہے. آپ نے اس میں کیا کیا اتار چڑھاؤ دیکھے, آپ نے اپنی زندگی میں کیا اس مقام تک آنے کے لیے آپ نے کیا کیا مشکلات آپ نے جھیلی, آپ کے راستے میں کیا رکاوٹیں آئیں, آپ پلیز تھوڑا سا یہ پہلے ہم سارا جاننا چاہ رہے ہیں. اپنے تمام جو دیکھنے اور سننے والے ہیں وہ بھی ظاہری بات ہے ان کو بھی پتا ہونا چاہیے, کیا آپ کو یہ ساری مشکلات کس طرح کی آپ کا فیس آپ نے کی ہیں, آپ اپنے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو بتائیے گا پلیز. احمد جلالی صاحب. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ رابعہ آپ کا. اور میں سب سے پہلے تو ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جب ہم نے صحافت شروع کی تھی اس دور میں تھے 5Q, کب کہاں کیسے کیوں کس طرح. اب وہ 5Q 4Q ہو گئے ہیں, کب کہاں کیسے کتنے کا. اب صحافی کی بولی لطافت جو ہے وہ ایک پیشہ, ایک تجارت بن گئی کے دور میں. دیکھیں معذرت کے ساتھ آپ بیٹھیے, لیکن میں تھوڑا سا کھل کے بولوں گا تاکہ میرے نئے دوستوں کو یہ, روہیل بھائی تو کافی سی کہ صحافی اب یہ ہے کہ جو کرتا ہے شام کو سرخی پلا کر کیمرے, پہلے کھڑکیاں ہوتی تھی اب کیمرے ہوتے ہیں, جاتا ہے ہر گالے گاہ کو کر کے اوپر بلاتا ہے, وہ ساری رات اس کو نچاتا ہے, اگلے دن وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. پھر اگلے دن صحافی دوبارہ سرخی پاؤڈر لگا کر اس کھڑکی یا اس کیمرے کے آگے بیٹھ جاتا ہے. اب صحافی کی یہ وقت ہے. حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ اب ہمیں اپنے آپ کو صحافی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. ہم اگر کہتے ہیں نا جی ہم صحافی ہیں, تو سامنے والا جتنا بھی کریپٹ ہو وہ ایک تو فرشتہ بن جاتا ہے, اور پھر وہ کہ بھائی ان کو یہ 2 نمبر لوگ, یہ بلیک میل ہے. کیا کو نہ قسط پہ سامان ملتا ہے نہ کرائے پہ گھر ملتا ہے. ایک پولیس, ایک وکیل اور ایک صحافی. کیوں ہم بدنام ہیں؟ ہمیں بدنام کیا گیا ہے, ہم خود بدنام ہوئے. ہم 100 روپے کے ایزی لوڈ پہ 100 روپے کے کارڈ کے اوپر ہم بکنے والے لوگ ہیں. بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ ہر صحافی کی قیمت اس کے ریٹنگ کے حساب سے لگتی ہے. وہ بڑے چینل میں بیٹھا ہے تو اس کو اس کے حساب سے پیسے ملیں گے, وہ چھوٹے چینل میں بیٹھا ہے, چھوٹے اخبار میں بیٹھا ہے, اس کو اس کے حساب سے پیسے ملیں گے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اب صحافت ختم ہو چکی ہے. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس صحافت اور ان صحافیوں کو واپس لے کر آئیں, اپنے ان 5Qs کو واپس لے کر آئیں جو 4 ہو گئے, جو 4 ہو گئے, جس میں 5واں آ گیا کتنے کا, مطلب کتنے کا بکے گا سامنے والا صحافی. اب تو بولیاں لگتی ہیں بازار میں, ہر آدمی آتا ہے ہمیں خریدتا لے جاتا ہے. سب سے بڑی پرابلم اس وقت یہ ہے کہ ہم صحافی نہیں ہیں. یقین کریں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں
मतलब कोशिश करता हूँ कि तारुफ ना कराऊँ अपनी सहाफत का। तो कई काम ऐसे होते हैं कि जो सहाफी नहीं कर सकता, करते ही नहीं है, वो भगा देते हैं। वो कहते नहीं भाई छोड़ो, ये ब्लैकमेल करेंगे, वीडियो बना लेंगे, कुछ करेंगे। ये सहाफत सिखाई थी हमें। ये 25-30 साल पहले हम इस सहाफत में आए थे। ये आज जो लोग नए नए आए हैं, अब तो क्या है, आप 500 रुपए दें, एक कार्ड बनवाएं, गले में डालें, साफी बन जाए। 2000 का कपड़ा खरीदे, बाहर निकले, आप साफी बन जाए। ये साफी, ये कहाँ से साफी है? मुझे आप ना, जिसको सहाफत की अली बे नहीं पता। ये हमारे भाई ने माशाल्लाह डिग्री ली है, मैंने डिग्री नहीं ली, लेकिन मेरा 25 साल का तजर्बा है। 25 साल में मैंने यही देखा। और ये अब जब से इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा पॉपुलर हुआ है, उसके बाद साफी टके टके पे, माँ के साथ टके टके पे बिकने लगा है साफी। तो हमें सबसे पहले इस इक़्तिदार को बहाल करना है कि भाई सहाफत और साफी है क्या। सिर्फ 500 रुपए का कार्ड बना के, प्रेस कार्ड बना के आप साफी नहीं बन सकते, या आप सही बात 500-2000 का कैमरा लेकर आप मार्केट में नहीं निकल सकते। ये आपने बिल्कुल बहुत इस जबरदस्त इक़्तिदार को आपने ये बहाल बात करें, की फिर है। बात की बात है। बिल्कुल बिल्कुल आमिर जलाली साहब, बिल्कुल आपने बहुत जबरदस्त ये बात की है। इसी पॉइंट को लेकर मैं आऊंगी जरा, कश्मीर में जाऊंगी और कश्मीर से पूछूंगी कि वो कश्मीर के मसले मसाइल, मेरे भाई वहां मौजूद हैं, तो कश्मीर के मसले मसाइल के लिए आप जो इतने अरसे से फराइज अंजाम दे रहे हैं, आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? पाकिस्तान और कश्मीर की सहाफत में क्या फर्क है? आपकी क्या नजर, आप खुद सहाफी हैं तो आप क्या देखते हैं कि क्या मतलब उसकी लग है, और पाकिस्तान की या कश्मीर की या यूरोप की आप क्या देख रहे हैं? आपका तज्जिया क्या कहता है? और आप थोड़ा सा अपने देखने और सुनने वालों को बताइएगा क्या मुश्किलात आती हैं सहाफत के लिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं एजाज शाइक साहब और राबिया जंजुआ, आप दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से और बाहर दुनिया में बैठे हुए जो हमारे दोस्त हैं, उन सबको बाहम मिलाने का एक मौका फराहम किया और उनका नुक्ता नज़र जो है वो जानने की कोशिश की है। जो आपने आज मौजू दिया है, सहाफत और उसके तकाजे, यकीनन ये बहुत अहम मौजू है और जिस पे डिबेट होना चाहिए। जिस तरह जलाली साहब बात कर रहे थे, दीगर दोस्त बात कर रहे थे, हमारे अपने मुल्क के अंदर भी इस पे जो है वो डिस्कशन उस तरह से नहीं होती, खुल के बात नहीं होती, जो इश्यूज हैं उस पर हम बात नहीं कर रहे होते। लेकिन आपने इस बहस को छेड़ा है तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा मौका है कि जिस पे हम बात करेंगे। जो जिस तरह से अब होगा सच का सामना, मेरे तीनों दोस्तों ने, फाजिल दोस्तों ने बहुत तफसील के साथ बात की है और वो हकायक सामने लाने की कोशिश की है जो एक सहाफ़ी को दरपेश है। सहाफत बुनियादी तौर पे एक पेशा है और ये पेशा पैगम्बरी है। ये किसी भी रियासत का, और हम अपने मुल्क में, जो हमारा मुल्क है पाकिस्तान, इसमें हम इसको रियासत का चौथा सतून कहते हैं। और जाहिर है कि ये वो प्लेटफॉर्म है जो किसी गरीब के लिए, किसी बेबस के लिए, किसी मजलूम के लिए, किसी ऐसे फर्द के लिए कि जिसकी सुनवाई कोई नहीं होती, उन लोगों के लिए ये एक प्लेटफॉर्म होता है कि जो अपनी बात अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने का एहतमाम करते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है कि जिस प्लेटफॉर्म से जो है वो महरूम तबकात और बालादस्त तबकात, इन दोनों को एक दूसरे के मामलात का, मसाइल का, आसानियों का, मुश्किलात का पता चलता है। तो इस एतबार से सहाफत चूंकि एक मुकद्दस और अहम पेशा है, जो जिसके जरिए से जाहिर है कि जो मुल्क चलते हैं, मुल्कों के हालात का पता चलता है। जो इसके तकाजे हैं, इसके जो तकाजे हैं उस पर मेरे दोस्तों ने बहुत तफसील से बात की है कि हमें बतौर सहाफी क्या रोल अदा करना चाहिए, हमारा करेक्टर कैसा होना चाहिए, हमें सोसाइटी के अंदर जो है वो किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एक सहाफी जो है माशरे की आंख है, एक सहाफी जो है वो सोसाइटी का कान है, एक सहाफी जो है वो अपना जो किरदार अदा करता है उसकी वजह से उस माशरे के अंदर, उस मुल्क के अंदर, रियासत के अंदर तब्दीलियां आती हैं। मैं बीइंग एक जर्नलिस्ट, मेरा चूंकि जो जंग ग्रुप है उसके साथ काम करते हुए मुझे 16-18 साल हो गए हैं, और इसी तरह से जो हमारे यहाँ पे जो न्यूज चैनल्स हैं उनके साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला है। यहाँ पे जो साथियों को दरपेश मसाइल हैं, मैं उस पर बात करूंगा, वो खा आजाद कश्मीर से हूं या पाकिस्तान से हूं। आजाद कश्मीर में बदकिस्मती से हमारे दो शहर ऐसे हैं, मुजफ्फराबाद और मीरपुर, जहाँ के कुछ जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनको तनख्वाह मिलती है, बाकी तो सारे लोगों से बेगार ली जाती है। पाकिस्तान के जितने भी मीडिया हाउसेज हैं,
अखबारात हैं, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स हैं, वो तो एजाजी नामा निगार के तौर पर उन लोगों को लेते हैं और वो पूरा दिन जो है वो फ्री सर्विसेज दे रहे होते हैं। और पाकिस्तान में जो काम करने वाले लोग हैं जी, जो पाकिस्तान में काम करने वाले जो लोग हैं उनके इश्यूज की अगर हम बात करें तो जलाली साहब ने जिस तरह से बात की है, जिस तरह से मेरे दीगर दोस्तों ने, असगर साहब ने बात की है, बाकी जो दोस्त बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त, पाकिस्तान का जो मीडिया है वो अपने यानी इस दौर से गुजर रहा है और इन मुश्किलात से गुजर रहा है कि जहां पे उसके वो अपनी सर्वाइवल की एक जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान में 4-4, 6-6 माह तक यहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं मिलती। यहाँ पे जो मालिकान है वो उनसे एक तरह का यहाँ पे भी बेगार ले रहे होते हैं। हुकूमत की जो पॉलिसीज बन रही हैं उन पॉलिसीज के नतीजे में यहाँ पे जो मीडिया हाउसेज हैं वो घेरा जो है इन लोगों का तंग करते हैं, मीडिया हाउसेज का घेरा हुकूमत तंग कर रही है। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त सर्वाइवल की एक जंग है पाकिस्तान में सहाफत के हवाले से, और यहाँ पे कोशिश ये होती है कि साथी जो है वो किसी खास पार्टी का हो, खास शख्सियात के लिए काम करे, उन लोगों के लिए काम करे। अगर एक पॉलिटिशियन के लिए काम नहीं करता तो जाहिर है वो उसके लिए मुश्किलात पैदा कर दी जाती हैं। और हम देखते हैं आज से 1-1.5 हफ्ता पहले लाहौर में हमारे एक साफी दोस्त का कत्ल हुआ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो यहाँ पे दहशतगर्दी का लोग शिकार हुए हैं। कराची में हमारे साथी मारे गए हैं। हम आपकी तरफ मामले में इजाज साहब की तरफ जाती हूँ, ये बात थोड़ी वो और लंबी हो जाएगी तो हम आपकी तरफ दूसरे सवाल की तरफ फिर दोबारा आएंगे। तो इजाज शाइख साहब जो है वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, इजाज शाइख साहब के पास चलती हूँ तो फिर मैं आपके पास आती हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं आप अहबाब और जो पैनल में लोग हैं उनसे ये गुजारिश ये ज़रूर करूँगा कि फोकस रखें ताकि हम जो आज का इश्यूज़ हैं उन सबको हम कवर कर सकें। तो मैं मिर्ज़ा साहब की जानब चलूँगा। अगरचे अभी हम बात कर चुके हैं कि साफ़ियों के तकाज़े के हवाले से भी साफ़त का तकाज़ा क्या है, साफ़ी एज ए उसका क्या रोल होना चाहिए और इश्यूज़ क्या हमें दरपेश हैं। मैं थोड़ा सा इस ज़िमन में एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा मिर्ज़ा साहब आपसे कि पाकिस्तान के तनाज़ुर में जब हम देखते हैं तो हमें पिछले दिनों एक अदलिया के जज को मैंने देखा, वो एक टीवी प्रोग्राम में थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पाकिस्तान के मसाइल जो है उसमें 5 जीम जो है वो इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा जी कि बेज़मीर जज हैं, बुज़दिल जर्नल हैं, जालिम जागीरदार हैं और जाहिल मुल्ला हैं और पत्थरखोर जो है वो साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट है पत्थरखोर। तो ये जो आप साफ़ी के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि जिस तरह से अमर जलाली साहब ने बात की कि हमारा मेयार गिर गया और जिस तरह से बाकियों ने ये कहा कि वो एक ब्लैक मेलर के उस सफ में आते हैं, तो इस रोल को आप कैसा देखते हैं? और एज ए साफ़ी वो एक साफ सुथरा, और जिस तरह से ये इन्होंने आखिर में मताब अशरफ साहब ने बात की कि कौन और आवाज़ अवाम की और वो जिस तरह से उसको किरदार अदा करना चाहिए, वो कैसे किरदार हमारा अदा, क्या कहेंगे आप इस पर? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली जब ये मुझे टॉपिक बताया गया कि इस टॉपिक पे बात करनी है तो मैं बी फ्रेंकली बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मैं खुद मुस्बत सहाफत पे यकीन रखता हूँ, मुस्बत काम करने पे यकीन रखता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज़ को अडॉप्ट करते हुए, इस चीज़ को टॉपिक लेते हुए। पाकिस्तान की जैसे आपने फरमाया, जो आपने रेफरेंस भी दिया, तो ये इस हवाले से मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं है कि ये मैं इस चीज़ को बिल्कुल समझता हूँ कि बिल्कुल बजा फरमाया उन्होंने कि ये मामलात हैं, ये शोबे हैं जहाँ पे बेहतरी आने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने भी कानून पढ़ा हुआ है, ये सारी दूसरी चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पे जिस तरह सर ने फरमाया कि जिस तरह पाकिस्तान में जिस तरह की सहाफत हो रही है, चढ़ते सूरज की जिस तरह वहाँ पे पूजा होती है, 100, 200, 500 रुपए तक प्रेस कार्ड और ये सारे मामलात, वो मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान में रहते हैं, वो इस चीज़ को बेहतर डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि हमें तो यहाँ पे हमारे भी वो सब लोगों से राब्ते होते हैं, हमें पता चल रहा होता है कि पीछे किस तरह की सहाफत हो रही है, किस तरह की नहीं हो रही होती। तो एक्चुअली मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा सा मुस्बत हवाले से कि होना कैसा चाहिए, तकाजा क्या है इस चीज़ का। तो मेरे ख्याल से सहाफ़ी जो है या जो जर्नलिस्ट है वो किसी भी मुआशरे का एक आईना होता है, उसकी एक आंख होती है।
हम अगर आप देखें कि कोई भी तरक्की याफ्ता मुआशरा है ना, वहाँ पे सहाफ़ियों का बड़ा अहम किरदार है उन मुआशरों को बनाने के लिए। तो जो तनज़ली का शिकार कौमें हैं, जो तनज़ली का शिकार मुआशरे हैं, वहाँ पे आप देखेंगे ना, ये चीज़ गौर कीजिएगा प्लीज़, कि वहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं, वहाँ पे जो सहाफ़ी हैं, वो भी उसी तरह ही काम कर रहे हैं जिस तरह का मुआशरा है। ये बड़ी एक अफसोसनाक चीज़ है। तो मेरे ख्याल से एक जो सहाफ़ी है उसको बेबाक होना चाहिए, बेखौफ होना चाहिए, और इसके अलावा जुर्रतमंद होना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे वहाँ पे बहुत कम देखने में मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस हवाले से, जो जुर्रत के साथ और डट के जो है ना वो काम कर रहे हैं, मगर जो हम मेजॉरिटी देखते हैं तो उस हवाले से हमें मायूसी होती है कि वो जिस तरह होना चाहिए, मुआशरे की इस्लाह के लिए काम होना चाहिए, जिस तरह आप देखिए कि सियासी, समाजी और मुआशरती जो ताफुन होता है, एक सहाफ़ी का ये काम है कि इस उनको उजागर करते हुए मुआशरे की बेहतरी के लिए अपना रोल अदा करे। ये सहाफ़ी, मेरे ख्याल से एक सहाफ़ी की जो बुनियादी जिम्मेदारी बनती है, हर जगह, किसी गांव में चले जाएं, शहर में चले जाएं, वहां पे बुनियादी मसाइल, समाजी, मुआशरती, ये सारे मसाइल हर जगह मौजूद होते हैं। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से जो सहाफ़ी हज़रात हैं जो अच्छा काम करना चाहते हैं, उनको किसी मसलहत पसंदी का शिकार नहीं होना चाहिए, मसलहत पसंदी की बुनियाद पर काम नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि मैं लिखता हूँ, मुझे समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे भी जो कहा जाता है कि फलां टॉपिक पे लिखें, मैं भी फ्रेंकली मैं किसी ऐसे टॉपिक पे लिख ही नहीं सकता कि जिसपे मेरे अंदर से वो निकल नहीं रही होती चीज कि यार मैंने इस पे लिखना है। ये बाय फॉल्ट कह लें, इसको कुछ भी कह लें, मैं उस टॉपिक पे लिख ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से ये चीज है कि कलम की जो हुर्मत है उस पर आपको कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, और चाहे कोई भी मुश्किल हालात पेश आए, आपको डगमगाना नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी का जो काम है वो मुस्बत मुआशरे में मुस्बत जो है। राजा साहब, मैं रोहिल साहब की बात का जवाब दूं? मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहूंगा। ये जो आपने बात तो कर ली, लेकिन हमारे मुल्क में आप एक तो ये डेफिनेशन कर लें कि आज़ादी सहाफ़त से क्या मुराद है, और हमारे मुल्क में सहाफ़त कितनी एक आज़ाद है, और फिर साफ़ी कत्ल क्यों हो रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप साफ़ी बिल्कुल ही सारी जो है वो उसको एक लाइन में खड़ा कर दिया आपने, ऐसी बात नहीं है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सच की आवाज़ बने हुए हैं और काम करते हैं, और उनको जान तक भी उनको देनी है। आपको पता है कि पाकिस्तान में बेशुमार लोग जो है अपनी इस राह में अपनी जान कुर्बान कर सके। तो इस हवाले से आप अमर भाई आप क्या कहेंगे कि आज़ादी सहाफ़त की तारीफ कर दें और ये बता दें कि हमारे मुल्क में सहाफ़त कितनी एक आज़ाद है और हमारे मुल्क में साफ़ी क्यों कत्ल हो रहे हैं। राजा साहब, आप और रोहिल भाई जो है ना, ये बैठे हुए आउट ऑफ पाकिस्तान। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। वहां बैठ के ना आज़ादी सहाफ़त पे, सच के साथ पे ना बहुत अच्छे तरीके से बात हो सकती है, क्योंकि आप पाकिस्तान में नहीं है, हम पाकिस्तान में हैं और हमने पाकिस्तान में सहाफ़त करनी होती है। मैं छोटी सी आपको एक बात बताऊं। एक दफ़ा हमने एक CTO रावलपिंडी के खिलाफ एक खबर चलाई, वो भत्ताखोरी कर रहा था पिंडी में। अगले दिन जब अखबार हमारा मार्केट आया तो उसके बाद आप सोच नहीं सकते थे कि किस किस इदारे से और कहां कहां से मुझे फोन आए थे कि आपने इसके खिलाफ खबर क्यों चलाई है, जबकि हमारी खबर सच्ची थी, हमें भी एक इदारे ने खबर दी थी। बात मेरे भाई ये है कि बाहर बैठ मैं के पूछ रहा हूँ कि कितनी एक हमारी सहाफ़त आज़ाद है। सर, हमारी सहाफ़त इतनी आज़ाद है कि अगर आज मैं आपके सामने बैठ के सच बोलूंगा तो 2 घंटे के बाद मैं मिसिंग पर्सन में शुमार हो जाऊंगा। इतनी सहाफ़त हमारे यहाँ आज़ाद है, इतनी हमारे यहाँ सहाफ़त सच्ची है। आप बात करते हैं मेयार और इक़्तिदार की, आप बात कर रहे हैं सहाफ़ी, जेन्युइन सहाफ़ी की। पाकिस्तान में कोई जेन्युइन सहाफ़ी ऐसा नहीं है कि जो आउट ऑफ वे जाकर या जो सच लिख सके। सिर्फ वो उतना लिखता है जितनी उसको इजाज़त दी जाती है, सिर्फ वो उतना लिखता है जितने उसको पैसे दिए जाते हैं। जरा सा भी आप आगे बढ़ते तो आप मिसिंग पर्सन हो जाते हो और आपकी बॉडी भी आपके घर वालों को नहीं मिलती। अगर बॉडी ना मिले तो आप भी नहीं मिलते घर वालों को। जिसकी ताज़ा मिसाल आप अक्सर देखते हैं कि कभी कोई साफी पिट रहा होता है, कभी कोई साफी घर से उठा लिया जाता है। तो ये बातें आउट ऑफ कंट्री बैठ के तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली पाकिस्तान में सहाफ़त करते हैं ना, ये भाई बैठे मेरे साथ, ये लाजमी कर रहे होंगे, इनको अंदाजा होता है, इन्होंने अपना घर भी देखना है, अपने बच्चे भी देखने, अपनी सहाफ़त को भी देखना है। जब ये सुबह घर से निकलते हैं ना तो इनको ये नहीं पता होता क्या ये वापस आएंगे भी क्या नहीं। खासतौर पे कोटा और दूसरे इलाके यहाँ तो बहुत सेंसिटिव है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ, रेड जोन में, मुझे यहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स होती है।
क्यों? क्योंकि मैं सच ही नहीं लिख सकता। जब मैं सच नहीं लिखूंगा तो मैं सहाफी कहाँ से हो जाऊंगा? फिर मैं सहाफी नहीं होऊंगा, फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा। फिर मैं उतना सच लिखूंगा जितना सच गवर्नमेंट और उसके इदारे बर्दाश्त कर सके। ये मजबूरी है। जी जी बोलिए। जी अमर भाई, आपका पॉइंट आ गया। अताब अशरफ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया में कहीं इस तरह से नहीं हो रहा है। हाँ, बड़े लेवल पे कुछ मिसालें हैं, जिस तरह से विकीलीक्स जो है, गार्डियन ने उसको छापा, बड़ी जुर्रत से उसको मंजर आम पे वो केसेस लाए, लेकिन बाद में वो जो साफी थे उन दोनों को जो आलमी ताकतें उनको उन्होंने उनको मुजरम करार दिया गया। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हमारे मीडिया को जो है रियासत कंट्रोल क्यों करती है? दुनिया में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये इसकी अजीब मिसाल हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्या खतरा है सहाफियों से? क्यों इस तरह से हो रहा है? और एजाज साहब, आपने बहुत अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है। मैं अगर यहाँ पे ये कहूँ कि सिर्फ सहाफत ही नहीं है, सियासत भी कंट्रोल होती है, आपके बाकी इदारे भी कंट्रोल होते हैं, आपकी जो दीगर शोबों के ऊपर भी जो है वो कंट्रोल रहता है। ये तो 72-74 साल के दौरान पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब मीडिया के हवाले से जिस तरह जलाली साहब बात कर रहे थे, मैं उनकी कुछ बातों से इत्तफाक है, और कुछ चीज़ों में मैं अपनी अलग एक राय रखता हूँ कि पाकिस्तान में भी जो इस वक्त सहाफत है, आप जो है वो गवर्नमेंट के इदारों के हक में लिखेंगे तो आप जो है वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप उनके खिलाफ लिखते हैं तो जाहिर है लाइव थ्रेट है, ये इश्यूज तो यहाँ पे है। लेकिन जाहिर है कि उसमें फिर लोग अपने अपने तौर पे फैसले करते हैं कि हमने किस तरह से जो साबित करनी है। हमारे सामने बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए, कराची और लाहौर के अंदर बैठे हुए, कोयटा के अंदर बैठे हुए जो जर्नलिस्ट हैं, उनमें बहुत दिलेरी के साथ, जुर्रत के साथ जो बात भी करते हैं और अपनी वर्किंग भी करते हैं। लेकिन जाहिर है कि उनके पीछे भी कुछ लोगों के हाथ होते हैं। जिस तरह जलाली साहब बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बैग पे किसी का अगर हाथ नहीं है तो उसको सच जो है वो महंगा पड़ जाता है। तो बहरहाल हमारे लिए यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मुश्किलात हैं, और पाकिस्तान बेशक एक जमहूरी डेमोक्रेटिक एक मुल्क जरूर है, लेकिन जमहूरियत इतनी अभी पनपी नहीं है, इतनी आगे बढ़ी नहीं है कि जहाँ पे सच हजम हो सके, हकायक जो है वो लोगों के सामने लाए जा सकें। यहाँ पे तो हमारे लिए खुशकिस्मती भी है एजाज साहब, वो ये है कि यहाँ पे जब पॉलिटिकल पार्टीज, यहाँ के सरकारी इदारे, यहाँ के दीगर स्टेक होल्डर्स आपस में लड़ते हैं तो वो इंफॉर्मेशन मेरे तक आती है, जलाली साहब तक आती है, अरसलान साहब तक आती है, बाकी लोगों तक आती है। वरना तो जो इन्वेस्टिगेशन है, जो तहकीकी सहाफत है, वो तो हमारे मुल्क के अंदर जो मादूम हो गई है। वो दौर नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ तहकीक से चीजें जो है वो सामने आए। आपने विकीलीक्स की बात की, जो डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, जो एडवांस कंट्रीज हैं, जहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं, वहां पे तो तहकीक होती है, पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद चीजें सामने आती हैं। यहाँ तो ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में तो हमें जो कुछ मिलता है वो हम चला लेते हैं, और वो हमें मुख्तलिफ इदारे जो है वो दे रहे होते हैं। तो इस एतबार से यहाँ की जो सहाफत है वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकी है कि जिस तरह से आप तवक्को कर रहे हैं। अलबत्ता जुर्रत के एतबार से, बात करने के एतबार से, यहाँ पे आज भी कुछ लोग मौजूद हैं कि जो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे टीवी चैनल पे बैठते हैं। कुछ लोगों को ऑफ एयर कर दिया जाता है, कुछ लोग जो है वो पूरी जुर्रत के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं करते। इस बात को मैं सेकंड करूंगा जलाली साहब की कि सारे लोगों के लिए आजादी यहाँ पे नहीं है। और फिर जो सेंसरशिप का भी जिक्र किया था, आपका पॉइंट आ गया बता साहब। मैं अरसलान कैनी साहब की जाना बजाऊंगा और सेकंड राउंड राबिया जंजुआ लेंगी, और मैं अपने जो देखने वाले भाई हैं बहुत सारे सवालात उन्होंने किए हुए हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि उनके सवालात को भी हम ले सकें। जी अरसलान साहब, मैं आपको बहुत, आप सब दोस्तों ने इशारा तो किया, लेकिन जब हम देखते हैं कि सियासी जो हुकूमतें आती हैं उनके दौर में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक आमर आता है, मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ जिसको कहते हैं कि वो आमर हैं, उन्होंने एक साफत को एक समझ लें कि एक सिमत दी, पैमरा कायम किया, और फिर ये चैनल की आज़ादी आप देखें, बेशुमार चैनल उनके दौर में हुए। तो आप क्या समझते हैं, ये जो हमारी नुमाइंदा हुकूमतें हैं ये क्यों साफियों से डरती हैं, और ये क्यों नहीं साफे इस साफत के इस फील्ड को एक सिमत दे सकें, और इस आज़ादी को जो जिस तरह से आप कहते हैं कि साफत एक
रियासत का चौथा स्तून है, इसको जो है मजबूत क्यों नहीं कर सकी है सिविल हुकूमत? शेख साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सहाफत वाकई रियासत का स्तून है, तो क्या पाकिस्तान वाकई एक जमहूरी मुल्क है? हम तो सब कहते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन क्या वाकई हमारे सारे इदारे, अगर हम खुल के बात करें तो ये एस्टेब्लिशमेंट की छावनी बन चुके हैं? इसी तरह सहाफत की बात करें तो ये बेशक पॉलिटिकल पार्टीज हों, बेशक कोई भी ऐसा इदारा हो या कोई भी आमिर हो, वो सिर्फ और सिर्फ सहाफत को एक छावनी की तरह इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आपने बात की है कि हर चीज के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, इस तरह इसमें इस पेशे में भी काफी एस्पेक्ट्स हैं। आप, अगर मैं अपनी मिसाल दूं, तो जब भी हम किसी के खिलाफ लिखते हैं या किसी इदारे के खिलाफ लिखते हैं, किसी पर्सनैलिटी के खिलाफ लिखते हैं, तो आप ये देखें कि वो सब आपके दुश्मन है। और किसी भी मुआशरे में अगर किसी शोबे या किसी शख्सियत के सबसे ज्यादा दुश्मन है, तो वो मैं समझता हूँ कि वाहिद सहाफी है, कि जो हर रोज कई दुश्मन अपने बनाता है। बाकी जो आपने बात की कि परवेज मुशर्रफ के दौर में एक आमराना निज़ाम था, जमहूरी निज़ाम में ऐसी इस्लाहात नहीं हुई, लेकिन उस निज़ाम में हुई। इसमें नो डाउट के आज़ादी सहाफ़त के लिए काम हुआ, लेकिन अभी हम नारा लगाते हैं कि सहाफ़त जो है वो आज़ाद है, सहाफ़त आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि सहाफ़त आज़ाद है। यहाँ पर आप, वही बंदा कामयाब है, वही सहाफ़ी कामयाब है जो किसी की छावनी बन के और किसी को प्रोमोट करे। लेकिन अगर हम बात करें तो जो सहाफ़ी हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्यों नहीं काम किया जाता? ये जो तमाम गवर्नमेंट हों या पॉलिटिकल पार्टीज हों, ये अगर ऐवानों तक पहुंचती हैं तो कौन ज्यादा किरदार अदा करता है? ये सहाफी ही होते हैं जो उनको प्रोमोट करते हैं, उनकी कंपेन चलाते हैं। उस वक्त तो यूज कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर डैट क्या उनकी बेहतरी के लिए वो काम करते हैं? अगर हम बात करें तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो काम करते हैं। वो क्यों नहीं ऐसे लॉज बनाते? असेंबली में बैठे होते हैं, क्यों नहीं ऐसे लॉज बनाते जो सहाफियों के लिए बेहतर हों? क्यों नहीं ऐसे लॉज बनाते जो उनको प्रोटेक्ट करें? यहाँ पर सहाफी हैं, सुबह से लेकर रात तक निकलते हैं, आप जिद्दोजहद करते हैं, दूर दराज इलाकों में जाते हैं, धमकियां मिलती हैं, कत्ल होते हैं, टारगेट किलिंग में मारे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो उनके कातिल किधर जाते हैं? उनके लिए कितनी जद्दोजहद होती है? आपको क्या रद्द अमल मिलते हैं? आप मेहनत करते हैं तो काफी लोग डिसहार्ट हो जाते हैं जब ये सिचुएशन देखते हैं। तो कोई भी, मैं माजरत के साथ, जो सहाफी दिलजोई के साथ मेहनत के साथ काम करना चाहते हैं, वो भी डिसहार्ट होके कहते हैं कि बेहतरी यही है कि इनकी हाँ में हाँ मिलाएं और काम करें। वो फिर वो छोड़ देते हैं कि सहाफत के तकाजे क्या हैं, हमने किस तरह से इसको जी लेके चलना है। तो मेरे ख्याल जी से मैं ये ओवर ओवर फुकदान है हमारे पाकिस्तान में। अगर हम बात करें तो सबसे पहले सोचे कि बाकी जमहूरी कंट्री है, अगर बाकी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके मुताबिक क्यों नहीं जो हकूक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्यों नहीं नए लाभ बनाए जाते, ताकि जो सहाफी हैं, जो इस पेशे में ऐसे लोग आ गए, काली भेड़ें आ गई हैं, उनको रोकने के लिए कोई ऐसे लाभ बनाए जाएं, या जो काम करना चाहते हैं उनकी प्रोटेक्शन, उनकी प्रमोशन के लिए काम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क मैं में काफी जो आपका अरसलान भाई, आपका पॉइंट आ गया। हमारे प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर रहता है। मैं अभी नाजरीन के भी सवाल लेने हैं, मैं ओवर टू राबिया जंजुआ करता हूँ, और उसके बाद मैं आपसे मैं पूछने की कोशिश जरूर करूंगा कि जर्नलिज्म इथिक्स की जब बात की जाती है वो क्या होती है, और उस हवाले से भी बात होगी। ओवर टू राबिया जंजुआ जी, आप बहुत सेकंड शुक्रिया राउंड। आपका इजाज शाइक साहब। मैं अब होगा, सच का सामना जो है ना वो करना जरा बहुत मुश्किल होता है ना, इसी वजह से इस सच का सामना मैंने नाम भी इसी का रखा हुआ है। और मैंने वैसे भी रोहिल साहब को थोड़ा सा बताया था कि मैंने अपनी ज़ात के बारे में कि हमने डिग्रियां तो जाहिर बात है लेते हैं, लेकिन वही बात आती है हम वो करते नहीं है जो होता है। लेकिन मैं भी कुछ करना चाह रही थी, लेकिन माजरत से वो कुछ हुआ नहीं है कि क्योंकि वो जो होते हैं टीवी चैनल, वो कहते हैं कि हमें अपना जो है वो मफाद अजीज है, हमने सवाल वो देने हैं जो आपने करने हैं। तो माजरत के साथ हम तो ऐसी सहाफत को नहीं मानते, मैं खास तौर पे। तो इसी वजह से सच का सामना जो है लेके आई हूँ, तो सच का सामना आपके सामने बयान कर रही हूँ। रोहेल असगर साहब, मैं आपकी तरफ ये आती हूँ, मैं सिर्फ आपसे एक पॉइंट सच्चा और खरा पूछूंगी। क्या सहाफत पैसे कमाने का नाम है, या सहाफत को एक पेशा समझ के सहाफत में आना चाहिए? प्लीज इसका सिर्फ आपने जवाब देना है मुख्तसर साहब। जी प्लीज। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा, मिर्जा रुहेल बेग प्लीज मेरा नाम है। इसमें नहीं, वो ये अर्ज मिर्जा, करूंगा। मैं रोहेल बेग निक नेम लेती हूँ ना, रोहेल बेग कह देती हूँ। जी जी ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि अभी जिस तरह बात हो रही थी, मैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिएगा। जी जी जिस तरह बात हो रही थी वो सारा पाकिस्तानी, ये वो सारा, मैं यहाँ पे ना समटाइम्स इस तरह के भी कॉलम लिखता हूँ कि सियासी हो मुआशी इकदार, सियासी हो इखलाकी इकदार, इस तरह के जब मैं कॉलम्स लिखता हूँ ना, तो मेरे जब पाकिस्तान में दोस्त पढ़ते हैं तो समटाइम्स वो मुझे फीडबैक पता है किस तरह का देते हैं, मिर्जा साहब
आप वहाँ की जर्मनी की बातें करते हैं, यूरोप की बातें करते हैं, यहाँ पे कौन से इक़दार हैं, यहाँ पे कौन सी अखलाकियात हैं। फिर मैं उनको सब कहता हूँ मतलब इस कि यार बेशक नहीं है इक़दार, नहीं है अखलाकियात, मगर इस हवाले से काम भी अगर करे तो मेरे ख्याल से उस हवाले से उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आ रही है माशरे में, कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम कर रहे हैं। इसका ये कतन मकसद नहीं है कि मैं मतलब को बड़ा पारसा हूँ या मैं बड़ा कोई ऐसा काम कर रहा हूँ। एक्चुअली सिर्फ ये है कि मैंने ये टारगेट बनाया है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ मुस्बत काम करना है। ये जो चीजें सारी यहाँ पे डिस्कस हुई हैं, जो खामियां हैं, मसले मसाइल हैं, इन चीजों से हट के, जिस तरह आपने पैसों की बात की, तो आपके सामने यहाँ पे भी आप रहती हैं, आप मुझसे भी बेहतर जानती हैं कि लोग किस तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, टीवी चैनल्स के लिए किस तरह काम कर रहे हैं, पैसे लेके हैं, ये वो। मेरा ख्याल से ये चीजें जो है ना, यही चीजें वो बिगाड़ की वजह हैं कि आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको आप सहाफत की तरफ ले आए हैं और उसको यूज करके आप अपनी फाइनेंशियल जरूरियात भी पूरा कर रहे हैं। और यकीन माने मुझे समटाइम्स ऐसे ऐसे लोग रब्ता करते हैं कि मेरे नाम के साथ प्लीज ये लिखिएगा, फलाना सीनियर रहनुमा, फलाना टमकाना। तो मैं हैरान होता हूँ कि यार मतलब जो है ना कि कैसे, ये तो सहाफती बददियानती है आपकी कि आप जिस बंदे का जितना करैक्टर है उससे बढ़ा के आप उसको जो है वो पेश कर रहे हैं। मैं जाती तौर पे इसको सहाफती बददियानती समझता हूँ। जबरदस्त, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है, बहुत जबरदस्त आपने बात की है कि पैसे के लिए नहीं बल्कि पेशा समझ के आप सहाफत करें। बहुत जबरदस्त आपने बात की है, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं आपका। जी जलाली साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप मुझे बताइए, क्या ये लोग जो मैं गई हूँ कलर सईदा में, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो बहुत बड़े बड़े नाम सहाफी वहां बैठे हुए थे, तो जाहिर बात है हम नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा है कि आप जो है वो जर्मनी में बैठी हुई हैं, इस वजह से कह रही हैं कि पैसे ना लो। तो मैंने कहा है कि आप मजदूरी करो, हलाल की करो। आप अगर 200 या 400 रुपए लेके आप जिस तरह मिर्जा साहब ने बात की है, तो हम इसको पेशा फिर पेशा नहीं ना समझते, फिर हम इसको कमाई का जरिया समझते हैं ना। आपके ख्याल में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, अगर तो आपने सहाफत करनी है ना, या आप चाहते हैं कि आप सहाफी बने, तो सबसे पहले तो आप अपने किचन से आज़ाद हो। जब तक सहाफी या XYZ अपने किचन से आज़ाद नहीं होगा वो सहाफत नहीं कर पाएगा। वो जब उसको ये पता होगा कि मेरे घर की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा घर सरवाइव कर सकता है, तो वो फिर मुस्बत रिपोर्टिंग करेगा। जब उसको ये पता होगा कि ना मेरे इदारे ने मुझे सैलरी देनी है, ना मुझे कोई मराहत मिलनी है, ना मेरी जान को कोई प्रोटेक्शन है, तो वो ना तो सहाफत करेगा, वो फिर आपको और आपके इदारे को बेचेगा, चाहे वो 100 का बेचे चाहे 1000 का बेचे। एक चीज तो आप पहले इसका किचन सेव करें, दूसरा इसके ऊपर जो प्रेशर होता है इदारों का वो खत्म किया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि आप एक मुस्बत रिपोर्टिंग कर सकते हैं और एक आप वाकई में आप सहाफी बन सकते हैं। वरना बेहतर यही है, मेरा तो मशवरा यही है कि आप सहाफत छोड़ दें, सहाफी होना चाहिए। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम सहाफी कम हो गए हैं, हम मुखबर ज्यादा हो गए हैं, हम मुखबरिया करने पे अब ज्यादा जोर करने लगे हैं, सहाफत हमने छोड़ दी है। भाई मेरा तो दोस्तों को मशवरा है, आने वालों को भी, जो 1 मिनट, कि भाई अगर तो आपका किचन सेफ है तो आप सहाफत में आइएगा, वरना बेहतर है कि आप कुछ सब्जी या बिरयानी का ठेला लगा लें जहां से आपको इनकम भी होगी और आपका घर भी चल जाएगा, बजाय इसके कि आप लोगों की बददुआएं लें और सहाफत को बदनाम करें। तो मेहरबानी करें कि ऐसी सहाफत से हमारी जान छुड़वा दें और आप भी ऐसी सहाफत की जान छोड़ दें। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू, आपने बहुत जबरदस्त आपने बात की है। अरसलान कियानी साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि क्या सहाफत इसी का नाम है? आप समझते हैं कि आप सहाफत के नाम पे आप सिर्फ और सिर्फ ये करें, ये नहीं है कि आप हमें जर्मनी में बैठी हुई हूँ तो मैं यहाँ जो है वो दरख्तों से निकाल उधर से पकड़ पकड़ के, जैसे सबको पता है यूरोप में क्या होता है, मिर्जा साहब भी हमारे साथ मौजूद है और शाइक साहब भी हैं, तो ये नहीं होता है कि सहाफत जो है वो एक पेशे से प्यार करना, उसको दिल लगन जान जोई से काम करके आपने आगे आना होता है। तो आप क्या समझते हैं, जिस तरह हमारे कहोटा में सहाफत हो रही है, आप समझते हैं कि ये सहाफत है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा और आखिर में मैं मैसेज भी चंद अशार की सूरत में दूंगा, लेकिन उससे कबल मैं आपको ये बताता चलूं कि सहाफत का अगर हम मयार चेक करें तो ये मयार बन चुका है कि ऐसे भी सहाफी इस पेशे से मुंसलिक हो गए लोग सहाफत के, जो चाय पे बिक जाते हैं, जो खाने पे बिक जाते हैं। आप तो बातें करती हैं पैसों की या दीगर बातें करती हैं, यहाँ पर तो लोग चाय और रोटी पे बिकने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग जब इन पेशों में आएंगे
تو پھر اصلاح کہاں سے ہوگی اس پیشے کی، اور کہاں پہ یہ ترقی کرے گا، اور کہاں پہ جو کام کرنے والے ان کو حقوق ملیں گے؟ تو کوہوٹا کی صحافت اگر ہم دیکھیں تو پہلے تو چند صحافی ہوتے تھے، ابھی صحافی جس طرح کوہوٹا کیا پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو صحافیوں کی بھرمار ہے. یہاں پر اخبارات بھی کئی قسم کی آ گئی ہیں، کئی قسم کے اسٹریٹ جرنلزم، بیسیکلی جو میں پوائنٹ کی بات کرنا چاہتا تھا، اسٹریٹ جرنلزم بہت ہو چکی ہے. ہر بندے کے پاس، جس کے پاس آپ سمجھ لیں موبائل ہوگا، وہ اٹھ کے صحافی بنے گا، اپنے آپ کو سینئر صحافی کہے گا. کسی کو صحافت کی علی بے بھی نہیں پتا ہوگی تو میرے خیال سے اچھا پیش ہے، آپ آئیں، آپ کو کوئی نہیں روکتا، ایک آزاد ملک ہے، آپ یہاں پر آئیں، فریڈم آف سپیچ سب کا رائٹ ہے، لیکن آپ اس کے تقاضے بھی پورے کریں. اور آخر میں بتاؤں کہ صحافی کیسا ہونا چاہیے، اور یہ میں آپ سب کی نظر یہ چند اشعار ہیں کہ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کے ہی چھت میں چھگاف ڈالتا ہے، میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمنڈ اچھالتا ہے، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دھورا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی. یہ تقاضے ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں کہ میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچے کماں زبان تیر کی ہے، میں کٹ گروں کے سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حسارے ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایزا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. اور جو لوگ محنت زبردست، بہت کرتے ہیں، خوب، کیونکہ بہت کہا خوب، جاتا ہے کہ بہت محنت بہت میں شکریہ. بہت عظمت اور زبردست. کامیابیوں کے راز بھی مہتاب محنت صاحب، میں میں ہوتے ہیں. آپ سے، مہتاب صاحب بہت شکریہ آپ کا. ارسلان صاحب، مہتاب صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں، آپ سے بھی میں یہ پوچھتی ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا صحافی کو یہ ڈر ہو کہ میں سچ لکھوں گا یا بولوں گا تو مجھے مار دیا جائے گا؟ کیا آیا کیونکہ کشمیر کے لوگ بہت بہادر لوگ ہیں، میں نے دیکھا ہے، میں ان کے گھروں میں رہی ہوں، میں جاتی ہوں، میں بیٹھتی ہوں، کھانا کھاتی ہوں، مجھے پتا ہے وہ بہت بہادر ہیں، جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، اور جنگل میں رہ کے مہمان نواز اور انتہائی اچھے لوگ ہیں. میں یہ صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیا اس ڈر سے ہمارا اللہ پہ ایمان ختم ہو گیا ہے کہ ہم اس ڈر سے قلم نہ جو ہے وہ چلائیں اور بولے نہ کہ ہمیں کوئی مار دے گا؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اور میڈم، جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ صحافت جو ہے وہ ایک پیشہ ہے، اور یہ مشنری جذبے کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ اسپرٹ کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں یہ وہ کام کر سکتے ہیں. اس کو اگر صرف اپنی آمدن کا کوئی ذریعہ سمجھ کے کرتا ہے، اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میری کوئی پذیرائی ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شعبے کے ساتھ، اس پیشے کے ساتھ بددیانتی کر رہے ہیں. ہمارے سامنے تو بڑی بڑی ایگزامپلز ہیں، جو ہے زمیندار اخبار جو اس دور میں چلا، اور مولانا ظفر علی خان نے کس انداز کے ساتھ صحافت کی، شورش کاشمیری کی صحافت ہمارے سامنے ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو پیشرو لوگ تھے، جب جو ہے وہ یہ ملک آزاد نہیں تھا، اس وقت بھی لوگ جو ہے وہ اپنے کھل کے بات کرتے تھے اور کھل کے اظہار کرتے تھے. ایک صحافی کو ننگی تلوار کی طرح ہونا چاہیے، حق اور سچ بیان کرنا چاہیے، حق اور سچ لکھنا چاہیے، اس کو اپنے چیلنجز جتنے ہیں اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. وہ سارے حالات میں جو ہے وہ اس کو اپنا سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، مظلوم محروم طبقات کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس سے جو ہے وہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے جو ہے وہ اپنے اظہار بھی کرنا چاہیے اور لکھنا بھی چاہیے. اگر کوئی آدمی یہ نہیں کر سکتا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحافی نہیں ہے، اس کو اس پیشے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ کسی دوست نے ٹھیک کہا کہ وہ ایک مخبر کے طور پہ تو کام کر سکتا ہے، وہ اپنی انکم کے لیے تو کام کر سکتا ہے، لیکن صحافت کے جو تقاضے ہیں اور ریاست کے چوتھے ستون کی ہم بات کرتے ہیں، پیشہ پیغمبری کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں بہرحال اس حوالے سے ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ جو کام ہے، یہ وہ لوگ اس پیشے کے ساتھ منسلک ہوں، وہ لوگ آئیں جو اس کو ایک مشنری جو کام ہے اور جذبہ ہے اس کے تحت ان کو یہاں پہ آنا چاہیے اور ان لوگوں کو کام کرنا چاہیے. اور یہاں پہ آپ کا پوائنٹ آف جتنے ویو یہ آیا ہے کہ ایک سچا صحافی جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرے، وہ نہ کہ لوگوں سے ڈرے، اور سچ لکھے، صحافت اسی کا نام ہے. یعنی آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اور ایک بات سے میڈم میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم سے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو سچ اور حق لکھتے ہیں لوگ ان کے خلاف ضرور ہوتے ہیں، سازشیں ضرور کرتے ہیں ان کے خلاف، لیکن ان لوگوں کے سامنے جو ہے
वो उनको अल्लाह झुकना उसके भी साथ पड़ता है, है, बड़े बड़े लोगों को अल्लाह रब उसके झुकना भी साथ है, पड़ता है। सच बोलने वालों के साथ अल्लाह ताला है, ये मेरा जी अपना ईमान है, सच जी बोलने वालों बिल्कुल, के साथ अपना अल्लाह है। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं चलती हूँ जाज शाइक साहब के पास। जी जाज शाइक साहब, मैं आपसे, क्योंकि जाज शाइक साहब ने भी जो है वो बड़ी इसमें थोड़ा सा आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ, हमारे फिर आप एक सवाल आगे कर लीजिएगा। आप मुझे बताइएगा कि सहाफत के जो है वो क्या, जो मैंने जितने ये सारे सवाल किए हैं उससे तज्जिया आप मुझे उसका निकाल के बताएं कि आप जो बातें मैंने की हैं आया वो सही है या गलत है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी एक होता है, हमारा जिस तरह एक दिन रिपोर्टर का काम होता है, मेरा और इजाज शाइक साहब का भी होता है। तो मैं इनसे भी पूछना चाह रही हूँ, आप मुझे बताइएगा, क्योंकि आप भी मंजे हुए साफी हैं, तो आप मुझे बताएं क्या ये जो बातें मैंने की हैं तो आपका तज्जिया क्या कहता है, ये सही है या गलत है? देखिए, एक तो हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत ही मुख्तसर रह गया है, तो मैं सोच रहा जी था जी कि आखिरी सवालात जो जो पहलू रह जाते हैं, और बहुत सारे लोगों के सवालात थे जो लेने थे, जो अमर भाई से पूछा है, मिर्जा साहब से लोगों ने पूछा है, महताब अशरफ साहब से पूछे, वो फिर रह जाएंगे। जो तजिया आपने किया है और जो आप सारे शार्ट सा दोस्तों ने, थोड़ा सा बता के वो जी, सवाल एक दो ले लें। जी जी सहाफत अगर ठीक हो जाए, ये तो माशरे का आईना है और हुकूमत को सीधे रास्ते पे रखना है। अगर साफी ठीक हो जाए तो मुल्क ठीक हो जाएगा। मेरा तो मुख्तसर ये तबसरा है उस पर। और ये जान जोखों का काम है। मैं अब शार्ट शार्ट को 2-3 मिनट रह गए हैं हमारे पास। जी मिर्जा साहब, आप मुझे ये बता दें कि साफती जो इखलाकियात हैं, एथिकल जर्नलिज्म, वो क्या है और हमारे मुल्क इस वक्त उस हवाले से कहाँ खड़ा है? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये निचोड़ है इस टॉपिक का। जिस तरह मैंने पहले थोड़ा सा अर्ज किया, अपना जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि एक सहाफ़ी के जो एथिक्स हैं वो क्या होने चाहिए। मेरे ख्याल से वो एथिक्स यही है कि उसको बेबाक होना चाहिए, बेखौफ होना चाहिए, जुर्रतमंदी से अपना काम करना चाहिए, और अपने कलम के साथ और जो कलम की हुर्मत है उस पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत, और सच सच पे डट जाना चाहिए। यही मैं समझता हूँ ये एथिक्स हैं एक असल सहाफ़ी के। और उसको जो मुआशरे की जो सियासी, समाजी और मुआशरती जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करते रहना चाहिए मुस्बत अंदाज से। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ये कोई शुक्रिया। बहुत बड़ी लंबी चौड़ी साइंस नहीं है मेरे ख्याल से इस जी हवाले से। जी, बहुत शुक्रिया आमिर जलाली साहब। मैं आपसे, यानी 2-2 मिनट में, आखिरी हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। ये सोशल मीडिया की वजह से एक सहाफत में नई जिद्दत आई है, तो आप क्या समझते हैं कि आज की सहाफत को क्या चैलेंजेस पेश पेश आए हैं इस पर? राजू साहब, देखिए चैलेंजेस तो शुरू से थे और आज भी हैं। सोशल मीडिया ने बस इतना कर दिया है कि जो पहले आपकी खबर या आपकी कोई भी चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देता था, अब वो सोशल मीडिया ने देनी शुरू कर दी है। बहुत सस्ता जरिया बन गया है। पहले बड़े चैनल या बड़े अखबार तो आपकी खबर नहीं छापते थे, अब वो आप देते हैं सोशल मीडिया पे, तो उस पर अब ये फायदा हो गया कि फौरी तौर पे एक्शन भी हो जाता है, आपकी वीडियो भी वायरल हो जाती है और आपको उसका कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलता है। लेकिन बात यह है कि सोशल मीडिया पे भी वो चीज़ें आनी चाहिए कि जो सहाफत के जुमरे में आती हों, वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए जो ब्लैकमेलिंग के जुमरे में आती हों। अब आज खबर एक बड़ी ट्रेंड कर रही है आमिर लियाकत की, उसने तीसरी शादी कर ली। तो भाई ये उसका जाती मसला है, वो 3 शादियां करे, 4 शादियां करे, हमें क्या प्रॉब्लम? अगर हम नहीं कर सकते तो भाई हम बोल क्यों रहे? उसने किया, ये जी, मसला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोशल हमारा मीडिया वक्त बिल्कुल ने खत्म। जरूर कर दिया है कि जी थोड़ी सी आती है। जी जी, अरसलान साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि झूठ ही झूठ अगर हम कहते हैं छप रहा है, तो अवाम सच कहाँ से ढूंढे? सॉरी, मैं आपका सवाल नहीं समझ सका। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हम ये कहें कि हर तरफ झूठ ही झूठ से छप रहा है या बिक रहा है, तो अवाम फिर सच्चाई कहाँ से तलाश करेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर जब अवाम के जहन में एक ये तासुर पाया जाएगा कि हर सहाफ़ी जो है, हर कलम जो है वो सिर्फ झूठ पर इस्तेमाल हो रहा है, तो यकीनन वो इस बात पे और मुब्तला हो जाएंगे और मायूस हो जाएंगे कि सच हम कहाँ से तलाश करें। तो मैं उनको सिर्फ ये मैसेज दूंगा कि यहाँ पर लातादाद ऐसे सहाफ़ी हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जो सच को डट कर बोलते हैं, डट कर लिखते हैं। आप उनकी तलाश करें। और आजकल वैसे भी ये जो बात कर रहे थे कि एक डिजिटल दौर पे हम आ गए हैं, यहाँ पर पूरी दुनिया कन्वर्ट हो गई है। पहले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया आ गया, तो यहाँ पर बेशक जिस तरह आप बात करें, सच को तलाश करना इंतहाई मुश्किल है। आप सच को तलाश करें। आप उनको, जो यहाँ पर लोग हैं जो आज एक मिसाल बने हुए हैं सहाफत के लिहाज से,
आप उनकी तहरीरें देखें, आप प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक में या सोशल मीडिया में, यकीनन आपको ऐसे नाम मिलेंगे जो आज भी इस पेशे के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन वो हक और सच की आवाज को बुलंद किए हुए। बहुत शुक्रिया। महताब अशरफ साहब, अभी हालिया जो आखिरी सवाल है और 2 मिनट में जवाब दीजिएगा कि जो हालिया कैमरामैन और डिजाइनर और फोटोग्राफर्स को उन्होंने अदालत ने सहाफत का एक साफी होने का एक दर्जा दिया है, इस फैसले को आप कैसे किस नज़र से देखते हैं? एजाज साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है और यहाँ के जो कैमरामैन हैं, जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं और इसी तरह से जो वो लोग के जिनको प्रेस क्लब की मेंबरशिप नहीं मिलती थी, यूनियंस की मेंबरशिप नहीं मिलती थी, उन लोगों को वो लोग जो है वो अदालत में गए और उनके हक में एक फैसला आया है और उनको ये डिक्लेयर किया गया है कि वो भी सहाफती पेशे से हैं, सहाफती शोबे से हैं और उनको जो है सहाफी जो है वो माना जाए और उनको वही जो है वो इदारों के अंदर वही पजीराई मिलनी चाहिए, वो मुकाम मिलना चाहिए जो एक सहाफी को मिलता है। इस हवाले से एक डिसीजन है, इस एतबार से तो अच्छा है कि आप जो है वो उन लोगों को भी इसमें शामिल कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे कहने की है वो ये है कि जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, अगर आप इसको देखेंगे तो हर बंदा जो माइक लेकर खड़ा है हर चौक में, चौराहे में, और ये चीजें लेके तो हर गांव मोहल्ले में है, जो जी चाहता है वही वो करता है। तो इसका मतलब ये है कि लाखों ने करोड़ों लोग पाकिस्तान के अंदर फिर साफी बन जाएंगे। तो इस हवाले से बहरहाल जो एक पॉलिसी है, जो एक बिल है, उस पर बात होनी चाहिए और ये चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए। इसलिए एजाज साहब एक बात कहना चाहूंगा कि जो सोशल मीडिया है इसका एक मुस्बत पहलू है, लेकिन एक मनफी पहलू ये है कि जिस तरह से बंदर के हाथ में आप उसरा दे दें तो ये उस तरह से वो करते हैं। अगर लोग उनको भी साफी समझना शुरू हो जाएंगे तो उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी और किस तरह से ये तयन होगा कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। और एक साफी किसी इदारे के साथ काम कर रहा है तो पता चलता है कि ये जंग के साथ है, नुमाए वक्त के साथ है, जियो के साथ है, ARY के साथ है, किसी और इदारे के साथ है, तो लोगों को तो पता चलता है कि ये इदारा रिस्पॉन्सिबल है। तो वो जिसका अपना माइक है और अपना मोबाइल है तो वो रिस्पॉन्सिबल जो है वो कैसे ठहरेगा, इस हवाले से भी जरूर देखा जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ पैनल में मुल्क के नामवर सहाफ़ी थे जिन्होंने सहाफ़त में अपनी जिंदगियां गुजारी हैं और बहुत सारी मुश्किलात और तजर्बात रखते थे। उन्होंने अपने तजर्बे की रोशनी में तज्जिया किया। मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और राबिया, आप कोई बात करना चाहेंगी? जी, आखिर में मैं ये बात कहना चाहूंगी कि सहाफत जो है वो ये ना समझा जाए कि सहाफत एक पेशे का नाम है या सहाफत आप थोड़े से पैसे लेके, तो मैं जिस तरह जा रही हूँ, फर्ज किया मैं कश्मीर में जा रही हूँ तो मैं किसी से पैसे लेके तो वहां जाके तो अपनी वाह वाह करवाऊं और वहां बॉर्डरों पे जाके तो वहां अपनी वाह वाह करवाऊं। हमारे असल में हकीकत में ये पेशे से बहुत लगाव का नाम है। ये सहाफत जो है ये अंदरूनी तौर पे अंदर से दिल से एहसास, जिस तरह मेहताब साहब ने भी कहा है कि ये एहसास का नाम है सहाफत इस तरह नहीं की जाती जिस तरह आजकल की सहाफत हो रही है। हकीकी मानों में हम ब्लेम बाजी कर रहे हैं। तो वो मैं इसी वजह से मुझे बड़ी अच्छी वो नात लगती होती है कि दुनिया के है मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। हमने कुछ लेके नहीं जाना है, हमने अपने रब के लिए करना है। सहाफत उसी का नाम है जो सीधे रास्ते पे लेके जाए, मस्बत कदम जिसकी तरफ हमारे चले बढ़े और हमारी कलम जो है वो सच लिखे सिर्फ रब की रजा के लिए, और जब झुके तो उसी के आगे झुके, बिके तो उसी के आगे बिके, रब के अलावा आपका कोई भी ना हो। सहाफत उसका नाम है। अगर आप पैसों के लिए आएंगे तो आप वो सहाफत नहीं कर सकते। तो मैं उनके लिए कहूंगी कि जो इस सहाफत का नाम बदनाम किया हुआ है, मैं वो एक शेर कहूंगी। वही बात आ जाती है कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली एक दिन उनका हिसाब होगा। अगर सहाफत को आप ये पेशा समझ के नहीं आते, अगर आप ये आते तो कल आपका यही हाल होगा। इसी के साथ राबिया जंजुआ को और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। एजाज शाइक और राबिया जंजुआ को दीजिएगा इजाजत। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया जी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। तालीमी महरूमियों से लेकर तालीम के आला मयार तक, घर की रवायात से लेकर सियाहत के बुलंद मकामात तक, लाकानूनियत के अंधेरों से लेकर कानून की हुक्मरानी के यकीन तक, अस्पतालों की इमरजेंसी